नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। द हिंदू अखबार से लिया गया संपादकीय लिखा राजेश गुप्ता और कमलेश गोसाई ने, जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे से जुड़े हुए हैं। ये संपादकीय शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी शुरू होती है 1853 में। भारत में 1853 में ये कहानी इसलिए शुरू होती है क्योंकि माना जाता है कि पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में ही बम्बई और थाने के बीच चली थी। बम्बई आज का मुंबई और थाने आज भी थाने ही है। वो कहानी जो तब से शुरू हुई, वो कहानी जिसके बीच में बहादुर शाह जफर भी आते हैं, जो कह रहे थे कि लाल किले से, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रहे थे कि लाल किले के पास से ये रेलगाड़ी ना गुजरे तो बहुत अच्छा होगा, नींद में खलल पड़ता है, ये आवाज मुझे पसंद नहीं है। बहरहाल 1857 की क्रांति हो जाती है। क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर साहब को रंगून भेज दिया जाता है। उसके बाद लाल किले के बिल्कुल नज़दीक से ना सिर्फ ट्रेन गुजारी जाती है, बल्कि जो दिल्ली में आए हैं वो जानते भी हैं कि लाल किले के जस्ट नज़दीक ही नया स्टेशन भी खोला जाता है। तो ये तमाम कहानी चलते चलते भारत की आज़ादी तक आती है। हम ये भी जानते हैं कि हाल ही के सालों तक हमने देखा था कि रेलवे का एक अलग बजट पेश किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान था। अंग्रेजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि पूरे भारत से कच्चा माल ढोके पोर्ट्स तक पहुंचाना और पोर्ट्स तक जो विलायत से फिनिश्ड माल बन के आ रहा है, मशीन का माल बन के आ रहा है, उसको पूरे भारत में बेचने के लिए फैलाने का काम, यानी दोहन का मुख्य काम रेलवे के आधार पर होता था। अंग्रेजों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी, आजाद भारत की सरकारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत बड़ा बजट हुआ करता था, इसलिए भारतीय यूनियन के बजट से 2 दिन पहले इस बजट को अलग से पेश किया जाता था। आज के समय में देखा गया कि बेहतर सिनर्जी के लिए, पूरे बजट के साथ बेहतर प्लानिंग के लिए इस बजट को यूनियन बजट के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन यह तो तय है कि भारतीय रेलवे बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ना सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था का, बल्कि भारतीय इतिहास का भी, भारतीय जीवन का भी। उस परिप्रेक्ष्य में इस संपादकीय को हम क्यों समझना चाहेंगे? इसलिए क्योंकि हाल ही में यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया इस साल का, उसमें IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नाम से एक कैडर को वापस लाने से ज्यादा कई पुराने जो सर्विसेज थी, उन सर्विसेज को इसमें मिला दिया गया। इसको एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। क्यों इसको क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, इस पर यह संपादकीय लिखा गया है। ब्रॉड आउटलाइन, नोटिफिकेशन की बात है, गैजेट में नोटिफिकेशन आया, क्यों ये क्रांतिकारी कदम है, कितनी सर्विसेज को मिलाया गया, कौन सी सर्विसेज को इसमें नहीं मिलाया गया है, और उसके बाद यूपीएससी किस तरह के लोगों को इसमें लेना चाहेगा, जो व्यक्ति इस सर्विस में चुना जाएगा उसकी जीवन शैली क्या होगी, कम से कम उसकी कार्यशैली के आधार पर उसकी जीवन शैली क्या होगी, उसका वर्णन दिया गया है। वो उस प्रकार का कार्यक्षेत्र क्यों है या कार्यशैली उस प्रकार की क्यों होगी, उसका जिक्र किया गया है। मसलन कि किस प्रकार से एकीकृत होकर काम करना पड़ेगा, वर्किंग आवर्स उस प्रकार से नहीं होंगे जिस प्रकार से अमूमन दूसरी सर्विसेज में होते हैं, उन सब बातों का जिक्र किया गया है। उसकी ट्रेनिंग में किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होगी, उन बातों का जिक्र है। और अंततः निष्कर्ष है कि ये रेलवे सर्विस भारत के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण होगी, भारतीय रेलवे के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। हाल ही में नोटिफिकेशन आया। क्या नोटिफिकेशन आया कि IRMS, माफ कीजिएगा, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को गठित कर दिया गया है, उसका गठन कर दिया गया है। और जो ग्रुप ए की 10 सर्विसेज थी, जो भारतीय रेलवे सेवा में 10 ग्रुप ए सर्विसेज थी, उनमें से 8 सर्विसेज को IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में मिला दिया गया है। 2 सर्विसेज को छोड़ दिया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को छोड़ दिया गया है, और एक मेडिकल डिपार्टमेंट जो है उसको छोड़ दिया गया है। उसके अलावा सभी 8 सर्विसेज इसमें मिला दी गई हैं। कौन कौन सी? रेलवे ट्रैफिक सर्विस, पर्सनल सर्विस IRTS, IRPS, रेलवे अकाउंट सर्विस IRAS, IRSEE, सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, और रेलवे स्टोर सर्विस। यानी कि आप देख रहे होंगे नामों को सुनकर कि इसमें कई प्रकार की सर्विसेज हैं जो ठोस या शुद्ध रूप से प्रशासनिक हैं, वो सर्विसेज भी इसमें हैं। जो इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी से जुड़ी हैं, वो सर्विसेज भी इसमें हैं।
बेसिकली रेलवे के हर अंग को कवर करती सर्विस इसमें इंक्लूड कर दी गई है। 8 सर्विसेज को मिलाकर IRMS का गठन किया गया है। संपादकीय आगे कहता है कि ये आजादी के बाद से किए गए सबसे बड़े ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस में से है। 8000 अफसरों का रेलवे सर्विस में अभी तकरीबन 8000 ऑफिसर्स अलग अलग काडर में अलग अलग सर्विस में काम कर रहे थे। उन 8 सर्विसेज को मर्ज कर दिया गया है। क्या करेगा? केवल साइलोस को वो नहीं हटाएगा। साइलोस यानी कि अलग अलग एक प्रकार से धड़े में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिसमें दायां हाथ ये नहीं जानता कि बायां हाथ क्या कर रहा है, उसको कहा जाता है साइलोस में काम करना। भारतीय ब्यूरोक्रेसी की यह कमजोरी मानी जाती है कि कई बार एक डिपार्टमेंट नहीं जानता कि दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, भले ही वो एक ही मंत्रालय के अंदर काम कर रहे हो। तो अगर तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक काडर में ले आया गया है तो माना जा रहा है कि एक चीज वो साइलोज यानी अलग अलग काम करने की प्रवृत्ति को दूर करेगा। बल्कि दूसरी बात जो माना जाता है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी जो है कम से कम रेलवे में वो टॉप हैवी है, यानी कि उसकी जो ऊपरी संरचना है आमतौर पर माना जाता है कि टॉप या ऊपर के लेवल्स पर जो मैनेजमेंट के लेवल हैं वो लाइट होना चाहिए, कम से कम होने चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप। बहुत सारे लोग अगर निर्णय ही ले रहे हैं तो कोई एक निर्णय तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस टॉप को थोड़ा लाइट या थोड़ा हल्का होने की जरूरत है। अभी का भारतीय रेलवे की ब्यूरोक्रेसी में इसको बहुत हैवी माना जाता है, जिसकी वजह से काम में देरी होती है अक्सर। तो संपादकीय आगे कहता है कि इस बात पर बहस करने की बजाय कि IRMS के गठन का किस तरीका ठीक था या नहीं था, हमें चर्चा करनी चाहिए कि IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का भविष्य क्या होगा। 4 लाख लोग, तकरीबन 4 से 5 लाख लोग जो असल में UPSC के थ्रू इस सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे और तकरीबन मोटा मोटी 30 साल वो अपने करियर के इस सर्विस को देंगे। तो बहुत जरूरी है कि उनको पता हो कि उनके पास इस सर्विस से जुड़ा सही एप्टीट्यूड और एटीट्यूड है, यानी वो सही दृष्टिकोण भी रखते हैं इस सर्विस के प्रति और सही टैलेंट भी रखते हैं इस सर्विस के प्रति। कैसे? देख लेते हैं कैसे, पता चल जाएगा। अगर ये सब चीजें आपके पास हैं तो यानी कि आप बेहतर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड इस सर्विस के लिए रखते हैं। संपादकीय कहता है कि रेलवेज ऑफिसर के लिए उसका दिन सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। कई बार तो रात को भी कंट्रोल ऑफिस से लगातार बातचीत चल रही होती है, यानी कि उसके लिए साल का हर दिन प्रैक्टिकली एक वर्किंग डे है। जैसे डॉक्टर के लिए होता है, डॉक्टर का टाइम तो तय होता है, लेकिन इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, पेशेंट कभी भी कुछ पूछ सकता है। तकरीबन मोटा मोटी उसी तरह से रेलवे ऑफिसर का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और कई बार कभी भी आ सकता है, क्योंकि रेलवे की ना सिर्फ सेफ्टी बल्कि सुरक्षा का ध्यान रखना भी, उसकी पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना भी, समयबद्धता का ध्यान रखना भी उन्हीं अफसरों का काम है। और ये अफसर इंजीनियरिंग से लेकर, हमने तमाम सर्विसेज के नाम देखे, इंजीनियरिंग से लेकर कोऑर्डिनेशन तक, तमाम सर्विसेज में तालमेल तक, ये सारी बातों का ध्यान रखने का जिम्मा इन अफसरों के पास होता है। इसके अलावा क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल मैनेजमेंट में लगातार बढ़ रहा है, भारतीय रेलवे भी इसका अपवाद तो नहीं है, इसलिए उस सारी तकनीक से, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहने का भी दारोमदार इन अफसरों पर होता है। यानी कि ये सर्विस कम से कम उन लोगों के लिए तो नहीं है जो बहुत अपना फिक्स्ड टाइम शेड्यूल चाहते हैं, वर्क शेड्यूल चाहते हैं। कई दूसरी सर्विसेज में वो हो सकता है। संपादकीय कहता है कि रेलवे सर्विस में आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं मिल सकते, क्योंकि इस काम की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है। उसके बाद संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि इस सर्विस के फ्यूचर लीडर्स को तैयार करना अगली बड़ी चुनौती है। चुनौतियां क्या हैं? इसको आप बिंदुवार नोट कर सकते हैं। पहली चुनौती तो ये होगी कि जो 8000 ऑलरेडी सर्विंग अफसर हैं, उनको इन नए अफसरों के साथ, इन नए लोगों के साथ काम करना होगा। कई आने वाले दशकों तक करना होगा। आने वाले कई दशकों तक हर साल कुछ 100 अफसर IRMS सर्विस में UPSC के थ्रू चयनित होकर जाते रहेंगे, लेकिन फिर भी बाहुल्य उन्हीं अफसरों का रहेगा जो पहले चयनित हो चुके थे। तो सबसे बड़ा दारोमदार क्या रहेगा कि जो ऑलरेडी सर्विंग अफसर हैं उनको
बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन सबको मिलकर, नए अफसरों पुराने अफसरों को मिलकर, जो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा गति शक्ति मिशन लॉन्च किया गया है, गति शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, उसको सफल बनाने का एक अहम जो दायित्व है वो रेलवे पर होगा। आप पूछ सकते हैं गति शक्ति क्या है? आप जानते भी होंगे, गति शक्ति इनिशिएटिव को शुरू किया गया कि 4 साल में हमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर विशेष रूप से काम करना है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी यानी तमाम तरह के कनेक्शन, लोगों के बीच कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के जो तमाम तरीके हो सकते हैं, यातायात के माध्यम से, यातायात में भी शिपिंग के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, रोडवेज के माध्यम से, यातायात के अलावा 4G कनेक्शंस के माध्यम से, 5G कनेक्शंस के माध्यम से, तमाम तरह से लोगों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना। तकरीबन 16 जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, टेलीकॉम से लेके रोडवेज और रेलवेज तक, उन सबको मिलकर इस पर काम करना है। रेलवे का, जैसे कि हमने पहले भी कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। माना जाता है कि रेलवे में किसी भी औसत दिन पर 22 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी जो कि लगभग 25 मिलियन है, ऑस्ट्रेलिया पूरा बड़ा देश, उसके तकरीबन उसके बराबर लोग किसी भी एक औसत दिन में केवल भारतीय रेल में सफर कर रहे होते हैं। तो इतनी बड़ी भारतीय रेलवे सर्विस पर यह बहुत बड़ा दारोमदार है कि उसको गति शक्ति मिशन को सफल बनाने में योगदान देना है। इसलिए उसके अफसरों की ट्रेनिंग दूसरी महत्वपूर्ण बात है। ये ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के लिए एक और लक्ष्य क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। 5 ट्रिलियन, अभी भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $3.25 ट्रिलियन के आसपास की है नॉमिनल वैल्यू में। बनना कितना है? $5 ट्रिलियन की। कितने जीरो होते हैं ट्रिलियन में? कोई पूछ सकता है कभी आपसे। 10⁻12। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अगर भारत को बनना है तो उसमें भी, जैसा कि हमने कहा, रेलवे को बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाना होगा। और रेलवे को प्रगति करनी है तो वो लोग जो इसको लीड कर रहे हैं उन पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। कैसे? कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स की बात की गई है। फ्राइट कॉरिडोर्स बेसिकली माल वाहन, हमने अभी जिक्र किया कि कितने सारे लोग रेलवे में ट्रैवल करते हैं प्रत्येक दिन, लेकिन वो तो केवल लोगों की बात है। माल ढुलाई के लिए भी रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है और उसी को ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स की बात हो रही है। डेडिकेटेड यानी वो केवल माल ढुलाई के लिए उपयोग में लाए जाएंगे, जिससे कि बेहतर तरीके से रेलवे माल ढुलाई के कार्य को अंजाम दे सकेगा, बेहतर स्पीड से काम कर सकेगा। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जो अभी औसत ट्रेन की स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके। स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन, जैसा कि आप जानते ही होंगे, हाल के बजट में बोला गया कि 300 से 400, 2022-23 के बजट में निर्मला सीतारमण साहिबा ने कहा कि 400 वंदे भारत ट्रेन नई चलाई जाएंगी, भारत में बनी हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेन। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं रेलवेज के अंतर्गत, जो भारत की पूरी पारिस्थितिकी, जो आर्थिक पारिस्थितिकी है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, उसको तेज करने का, उसको आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस सब के लिए क्या जरूरी होगा कि हमारी जो रेलवे सर्विस है उसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी बेहतर री स्किलिंग की जा सके, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। हम खुद रेलवे में नई नई तकनीक और नए नए प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को जो हैंडल करने वाले लोग हैं उनको भी तैयार करना होगा कि वो इन प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से हैंडल कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। कैसे करेंगे वो? आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं। इसको भी नोट करिए, महत्वपूर्ण बात है कि जो नए अफसर आ रहे हैं, ध्यान रखना होगा कि रेलवे के फ्यूचर और देश के फ्यूचर को ध्यान में रखकर उनको ट्रेनिंग दी जाए। यानी कि तमाम अलग अलग वर्टिकल्स जो हो सकते हैं, कई इंजीनियरिंग के वर्टिकल्स हैं, कई मैनेजमेंट के वर्टिकल्स हैं। हर वर्टिकल यानी कोई एक खास क्षेत्र, इसको मैनेजमेंट की भाषा में वर्टिकल कहते हैं। तो अलग अलग वर्टिकल्स के लिए अलग अलग लोग तैयार हों, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। शुरुआत में उनके पास सभी का ज्ञान हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो करियर में आगे बढ़ें तो किसी एक या कुछ विशेष वर्टिकल्स में वो विशेषज्ञता प्राप्त कर लें, ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे ऑपरेशंस चलाने में
बिजनेस डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस में, रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये तमाम फील्ड हैं जहां पर लोगों को अपनी अपनी काबिलियत डेवलप करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा कोशिश ये भी होनी चाहिए कि अलग अलग लीडरशिप रोल के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। अगर ये बात सुनकर आपको मिशन कर्मयोगी की याद आ गई तो अच्छा है, नहीं भी आई तो अगली लाइन में यही लिखा था, मिशन कर्मयोगी जिसको कैबिनेट ने 2020 में मंजूरी दी, उसके अंतर्गत माना गया है कि देश भर के 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी? आई गॉट मॉडल के अंतर्गत इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल। बेसिकली इंटीग्रेटेड रूप से गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, जिस प्रकार की उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या ध्यान में रखते हुए? नए रोल्स को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको उन रोल्स के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। जैसा कि सरकार ने मिशन कर्मयोगी के दौरान भी कहा कि जैसे जिस अफसर की, जैसे जिस कर्मचारी की काबिलियत हो, उसको उस हिसाब से या फिर उसकी काबिलियत को उस हिसाब से डेवलप करके उसको विशेषज्ञता वाली पोस्टिंग दी जा सके, जिसके लिए उसके ज्ञान पर, उसके कार्यशैली पर और उसके बिहेवियर पर, इन तीनों चीज पर कार्य कर कर कॉम्पिटेंसीज को, विशेषज्ञता को डेवलप किया जाएगा। और वही उन चीजों को ध्यान में रखना होगा, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखना होगा IRMS के लिए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लिए। जो आई गॉट प्रोग्राम है जिसकी हमने चर्चा की, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भारत के इन अफसरों के लिए, भारतीय केंद्रीय सेवा के इन अफसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हमें ध्यान के रखना है कि वो प्रोग्राम ध्यान रखे कि भविष्य में रेलवे क्या दशा और दिशा निर्धारित करने वाला है, ट्रेनिंग में इस चीजों का ध्यान रखा जाए। तो अंत की ओर बढ़ते हुए संपादकीय क्या कहता है कि भविष्य में आने वाले IRMS अफसरों को तैयार रहना होगा कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं जिसमें कई तरह की चुनौतियां रहेंगी। सबसे बड़ी चुनौती कि आपको ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक, या कम से कम आपका संस्थान राउंड द क्लॉक काम करता है। रेलवे के पहिए कभी नहीं थमते, रेलवे साल भर भी काम करता है, राउंड द क्लॉक भी काम करता है। और बात केवल किसी संस्थान की मशीनरी को चलाने की नहीं है, बात यह भी है कि इतनी बड़ी संस्था जिसमें लगभग 10 लाख लोग काम करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से, रोजगार देने वाली संस्थाओं में से रेलवे को माना जाता है। 10 लाख लोग, कई देशों की जनसंख्या इतनी नहीं है जितने लोग रेलवे में काम करते हैं। उस रेलवे में कई प्रकार के सामाजिक ऑब्लिगेशंस भी हैं, उनको भी ध्यान में रख सकने वाले लोग ऐसे अफसर बनने के लिए सही लोग होंगे। और उनका ध्यान रख सकने वाले, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकने वाले कि वो 10 लाख लोग रेलवे के आने वाले सालों के चैलेंजेस के लिए तैयार रहें, ट्रेनिंग के स्तर पर भी और लीडरशिप के स्तर पर भी। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जरूरतें हैं, गति शक्ति के जो गोल दिए गए हैं कि 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ काम करें, ऐसा ना हो कि पहले सड़क बनाने वाले सड़क बना लें, उसके बाद लाइन बिछाने वाले लोग आएँ वो सड़क को खोद दें, उसके बाद टेलीफोन की लाइन बिछाने वाले लोग आएँ वो पुरानी लाइन को भी खोद दें। ऐसा अक्सर पॉपुलर ओपिनियन में कहा जाता है। तो गति शक्ति के जो गोल्स हैं कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ सभी मंत्रालयों को काम करना है, उस चीज का भी ध्यान रख पाए, ये महत्वपूर्ण होगा। तो अंततः संपादकीय कहता है कि उन्हें आशा है कि इस सर्विस के तहत आने वाले नए अफसर इस उम्मीद के साथ आएंगे, इस धारणा के साथ आएंगे कि इस कार्य क्षेत्र में तमाम चुनौतियां तो हैं ही, पर बहुत कुछ सीखने का अवसर भी है, और सबसे बढ़कर इस सर्विस के थ्रू देश की प्रगति में, देश की उन्नति में साथ निभाने का मौका भी है। तो ये था आज का संपादकीय। संपादकियों की गति थोड़ी कम हो सकती है इस बीच, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और दूसरी बात ये भी है कि इस बीच कई बार बेहतर संपादकीय किसी अखबार में नहीं आया होता है। रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, इसी तरह के विषय अगर दोहराए जा रहे हैं तो उसमें आपका समय व्यर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम महत्वपूर्ण संपादकियों के साथ हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।